नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त दंगल का है। आज का दंगल महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना पर दावे को लेकर है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट का ही कब्जा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी पर सुनवाई तो की, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस देकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। तब तक उद्धव ठाकरे मशाल चुनाव चिन्ह और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम से अपनी पार्टी का कामकाज चला सकते हैं। शिवसेना के फंड और दूसरी संपत्तियों का तब तक क्या होगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ नहीं कहा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिवसेना पर अपना दावा करने वाले उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी वापस लाने की कानूनी लड़ाई जीत पाएंगे? क्या चुनाव आयोग की सुनवाई में उद्धव ठाकरे पक्ष के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया? ऐसे तमाम सवालों पर आज दंगल में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया स्टे, यानी इसका सीधा सीधा फायदा एकनाथ शिंदे गुट को होता है। हालांकि अभी कई कानूनी बारीकियां हैं जिस पर फैसला आना है। संपत्ति किसकी होगी, इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पार्टी पर अपना कब्जा एक तरह से एकनाथ शिंदे ने दिखा दिया था। उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया, चुना गया। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट भी आप कवर करते हैं और आप ही कवर करते हैं चुनाव आयोग भी। क्या हम ये माने कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले और उसकी निष्पक्षता के खिलाफ बोलने को जाने को तैयार नहीं है? दूसरा हिस्सा 2 हफ्ते में दोनों को जवाब देना है, क्या क्या पूछा गया है? और तीसरा, क्या क्या पक्ष इस सुनवाई में आ रहे हैं? क्या किसकी संपत्ति रहेगी, किसका कब्जा रहेगा, ऐसी बारीकियां भी यहां डिसाइड होनी है। तीनों प्रश्नों का जवाब। संजय, एक बार फिर से संजय शर्मा से बात करेंगे। लेकिन शिंदे गुट और आयोग के पूरे मामले में अगर आप देखें तो चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंप दी थी और ये देखिए उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उन्हें नेता भी चुन लिया गया। पार्टी का भी एक तरह से जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गए। उद्धव ठाकरे की मामले पर सुनवाई तो कबूल कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। 2 हफ्ते में जवाब देना है। दोनों ही गुट की नजर इस पर बनी हुई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां से साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साहिल, आपसे पहला प्रश्न यही कि क्या हम माने कि फिलहाल 2 हफ्ते के लिए उद्धव ठाकरे को एक और झटका है, स्टे फॉरेन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है, इससे किस तरह के संकेत मिलते हैं? दूसरी तरफ शिंदे गुट के लिए एक बूस्ट है, लेकिन अभी भी कई ऐसी बारीकियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सामने आने वाली है। देखिए अंजना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हुआ है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो शिंदे गुट का यह कहना था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया गया उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम उनकी याचिका सुनेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा डर उद्धव ठाकरे गुट को आज की तारीख में यह सता रहा था, क्योंकि अभी 1 हफ्ते में महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उस सत्र में चूंकि शिवसेना का नाम और सिंबल ये दोनों एकनाथ शिंदे के पास है, तो उनके तरफ से जो भी व्हिप जारी किया जाएगा वो आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सारे 15 विधायकों को जारी होता। ऐसे में अगर वो व्हिप का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कपिल सिब्बल ने यह मुद्दा उठाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शिंदे गुट के विधायकों को के वकीलों को पूछा कि क्या आप कोई व्हिप जारी करेंगे? तो उन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया कि हम कोई भी व्हिप उनको जारी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से, उनका यह कहना है कि सदन के भीतर क्या होगा यह फैसला करने का अधिकार मेरा है, उसमें कोई भी कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता। हालांकि अगर उनको कोई व्हिप ही नहीं जारी किया जाएगा तो शायद ये कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि दिलासा उनको मिल चुका है कि व्हिप उनके खिलाफ जारी नहीं होगा। लेकिन जो उनकी सबसे पहली मांग थी, क्योंकि आज की तारीख में जैसे ही उनको नाम और सिंबल मिल चुका है, शिंदे गुट ने पार्लियामेंट्री पार्टी का ऑफिस हो, विधानमंडल का ऑफिस हो, ये दोनों अपने कब्जे में ले लिए हैं। क्योंकि वो शिवसेना पार्टी का ऑफिस था, शिवसेना पार्टी का दफ्तर था। ऐसे में वो ना कर पाए, उसके लिए जो स्टे की मांग कर रहे थे वो देने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात दोनों तरफ से होगी। एक तरफ उद्धव ठाकरे को फिलहाल एक रिस्पाइट है कि वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये नाम फिलहाल अपने पास रख पाएंगे और उसके साथ साथ कोई व्हिप जारी नहीं होगा। फिलहाल ये एक उनके लिए रिस्पाइट की बात रहेगी। लेकिन असली लड़ाई 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी, क्योंकि
सबसे बड़ा मुद्दा उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाया जा रहा है कि कोई भी पार्टी किसके हाथ में है, इसका फैसला केवल विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है कि अगर पार्टी को जो नाम दिया जाता है या पार्टी को मान्यता दी जाती है, वो अगर पार्टी को पड़े हुए वोट के आधार पर किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में किसके पास कितने विधायक, उसके आधार पर यह फैसला क्यों न ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो 2 हफ्ते के बाद हमको सुनने मिले। बिल्कुल साहिल, और देखिए यही बात चुनाव आयोग ने भी कही है कि आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी के अंदर है उसको अपहोल्ड कर रहे हैं। संजय, 3 प्रश्न मेरे थे आपसे, आप तक आवाज ही नहीं पहुंची, लेकिन 3 प्रश्न ये हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर मुहर लगाया है, या फिर हम ये माने कि तलवार अभी लटकी हुई है 2 हफ्ते के लिए जरूर ये बूस्ट है अभी एकनाथ शिंदे गुट के लिए, और कौन कौन से मामले इसमें, क्या जो प्रॉपर्टी की बारीकियां हैं वो सब भी इस मामले में सुनी जाएंगी? इसमें पहले सवाल का जवाब तो यह है कि निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसमें तीनों पक्षकार, यानी दोनों पक्षकार शिवसेना के और निर्वाचन आयोग, तीनों को ऐसा लग रहा है कि तीनों विन विन सिचुएशन में है। निर्वाचन आयोग इसलिए खुश है कि हमारे आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है, स्टे नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे ग्रुप ये सोच रहा है कि हमें हाईकोर्ट नहीं भेजा गया, यानी हमें यहीं पर सुप्रीम कोर्ट में हम चाहते थे, सुनवाई हो गई। शिंदे गुट इसलिए खुश है कि उन्होंने स्टे लगाने से मना कर दिया है और ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है, नोटिस है, नोटिस का जवाब आएगा, रिजवाइंडर आएगा। 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब देना है। अगला 1 हफ्ता, 2 हफ्ते बाद का अगला 1 हफ्ता रिजवाइंडर के लिए इनको दिया गया है याचिकाकर्ताओं को, यानी ये बताएंगे कि जवाब में कहां कहां खामियां हैं, कहां पर इनको आपत्तियां हैं। यानी सबको ये लग रहा है कृष्ण के महारास की तरह, जिसमें हर 2 गोपियों के बीच कृष्ण है और वो नाचते, हर गोपी को लगता है कृष्ण उसी के साथ नाच रहे हैं। तो तीनों पार्टियों को ये लग रहा है, तीनों पक्षकारों को, कि उन्होंने राहत महसूस कर रहे हैं तीनों। हालांकि तीनों ये मान रहे हैं हमें राहत है और उसे आफत है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे को ये मान रहा है कि हम राहत में हैं, उसके आफत है। 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय सीधे शब्दों में पूछ रही हूँ, संकेत क्या है जब स्टे लगाने से इनकार किया? 3 हफ्ते का समय है, 3 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है और जमुना में, गंगा में बहुत सारा पानी बह सकता है। लिहाजा ये कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि जिसकी पार्टी है उसी के पास खाता होना चाहिए, यानी पार्टी किसी के पास, खाता किसी के पास कैसे हो। और हम तो इसमें और आगे की भी कार्रवाई ऐसा देख रहे हैं कि हो सकता है कि आगे कहीं ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हो और ये पता लगाया जाए कि इस दौरान किसने कितने पैसे निकाले, पार्टी फंड में से क्यों निकाले, क्या निकाले, उसका हिसाब किताब आए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आगे बढ़ेंगी और 3 हफ्ते बाद यानी होली के बाद जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो उसे लेकर बहुत सारी उत्सुकता हमारे मन में भी है कि आखिर पार्टियां क्या जवाब देंगी, क्या दलीलें देंगी, क्या सबूत पेश करेंगी और उस पर अगला पक्ष रिजवाइंडर में क्या कहने वाला है और कोर्ट किन की दलीलों से, किन के दस्तावेजों से, किन के तर्कों से संतुष्ट होता है। संजय 5 बड़ी बातें जो कोर्ट ने आज कही है, दोनों पक्ष की तरफ से कही गई है, वो हमें बताइए, और क्या संकेत सुप्रीम कोर्ट के मिलते हैं। एक मिला है आज के इस सुनवाई से, वो एक लाइन में समझाइए। एक लाइन में यह है कि अब तीनों पक्षकार ये मान रहे हैं कि उनको राहत मिली है। हमने अनिल देसाई से अभी पूछा, उन्होंने भी ये कहा कि ये मुश्किल कैसे है, ये तो हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन सिर्फ ये कि निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी कटिंग के, बिना किसी लाग डांट के उन्होंने स्वीकार किया है, यानी हमारे आदेश में फिलहाल अभी तक कोई खामी नहीं है। उद्धव ठाकरे के बाद देखिए पूरे मामले में अगर हम देखें, दुबे साहब, साहिल भी हमारे साथ है, मैं लौट रही हूं आपके पास, आनंद दुबे जी, स्टे लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, ये सच है कि मामले की सुनवाई स्वीकार कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उससे पहले राहुल नार्वेकर ने क्या कहा है पहले आपको सुना देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के ऊपर ये कहा गया 2 हफ्तों तक किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पे जो आर्गुमेंट्स हुए, उस दरमियान मैंने इसके पहले भी आपसे कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ही डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रोविजन है। आज तक के अनेक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी इसी तरह से लिए गए हैं कि जब तक डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नहीं लेते, तब तक उसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और आज जो हियरिंग्स हुई है उसमें भी शायद मैंने ऐसे सुना है कि इसी प्रकार का व्यू लिया गया है
और फाइनल आउटकम का सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं विधिमंडल की जो गरिमा है और लेजिस्लेचर के जो अधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कोई करेगा ऐसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये संविधान में दिए हुए प्रोविजंस है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे को चली गई है, उद्धव ठाकरे को विधिमंडल में किस तरह की मान्यता अधिवेशन में दी जा सकती है? जहां तक मैं समझता हूं और जो रिकॉर्ड मेरे सामने है, शिवसेना विधिमंडल गठ ये पूरा का पूरा एक ही है। मुझे अभी तक किसी भी विधायक ने या किसी भी गठ ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है कि उन्हें एक अलग गठ समझा जाए। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आता है, तो रिलेटेड नियमों के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा अभी तक मेरे सामने कोई नहीं आया है अलग गुट की मान्यता मांगते हुए, और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट की तरफ से इसमें हस्तक्षेप होगा। लेकिन आपको बता दें मामला पूरा इसलिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि 9 मार्च से महाराष्ट्र में बजट सत्र की शुरुआत होनी है, बजट टेबल होना है, और ऐसे में सबकी नजर है कि मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लोधी साहब, प्रवक्ता शिवसेना, जो कि शिंदे गुट के हमारे साथ है। आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे के साथ हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। राधिका खेरा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही है। कुछ ही देर में राम कदम जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे मामले में। फौरी राहत तो नहीं मिली ना दुबे साहब? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। ये सच है कि जवाब मांगा है, अभी आगे सुनवाई होनी है, लेकिन फौरी तौर पर स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने। क्या इससे एक तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखता है पूरे मामले पे? अंजना जी नमस्कार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वो न्याय देवता हैं, न्याय के सबसे बड़े मंदिर हैं, और उनके यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो किसी पे अन्याय हो। अब देखिए कि शुक्रवार की शाम को हमारे खिलाफ फैसला आता है, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। शिंदे गुट चाहता था कि हम हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका को स्वीकार न करे, लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ये देखा मामले की गंभीरता को, उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार किया और कहा कि बुधवार को 3:30 बजे इस पर हम बहस करेंगे। और आप देखिए कि ठीक है, एक निराशा है कि हमें स्टे तुरंत नहीं मिला, लेकिन एक राहत की बात यह है कि उन्होंने 15 दिन में वापस इस पर एक बहस करवाएंगे, इस पर एक चर्चा करेंगे। एक नोटिस भेजा है दोनों दलों को कि अपनी अपनी बात कहिए, और 15 दिन का हमें समय दिया। इन 15 दिन में हमें सबसे बड़ी 2 राहत दी है कि एक तो हमारा नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, और एक चुनाव चिन्ह मशाल, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा। और हमारे जो विधायक हैं जो हमारे साथ हैं, उन पे कोई अयोग्यता का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा। तो हम समझते हैं कि न्याय अभी जिंदा है, न्याय देवता सब देख रहे हैं। ठीक है, स्टे मिल जाता तो हमारी खुशी 4 गुना बढ़ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर स्टे नहीं मिला है। राम कदम जी वो ईमानदारी से बता रहे हैं, ठीक है, राम कदम जी वो ईमानदारी से बता रहे हैं, कह रहे हैं स्टे लग जाता तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। शुरुआती झटका जरूर है, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होनी है। उनका मशाल और उनका नाम जो पहले दिया गया था वो इंटैक्ट है। राम कदम जी, देखिए, जो बार बार बोला जा रहा था कि चुनाव आयोग ने जो फैसला है कुछ दबाव से कारण लिया है, इनके नेता तो यहाँ तक बोल गए कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, तो यदि ये इसमें मेरिट नहीं होता तो देश की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका इसे तुरंत रोक, अगर मेरिट न होता तो इसे तुरंत रोक देते। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने देखा इस पर मेरिट है, इसलिए उद्धव ठाकरे जी का जो गुट है जो चाह रहा था इस पर रोक लगे, और रोक नहीं लगी। यह उद्धव ठाकरे गुट को करारा झटका है, और मैं मानता हूं कि यह श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को ईश्वरीय दंड है। अपने स्वर्गीय पिता के विचारधारा को उन्होंने जो त्याग दिया, इसका वो ईश्वरीय दंड है, उनके श्राप है, उनके विचारों के साथ उन्होंने गद्दारी की है। आपने इस पूरे घटनाक्रम को यदि दुबे जी थोड़ा इस पूरे घटनाक्रम को यदि आपने देखा तो आज यहाँ पर जो पुरानी शिवसेना के जो प्रवक्ता है, यानी उद्धव गुट के जो प्रवक्ता है, इनकी बातें रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आज कह रहे हैं न्यायपालिका पे विश्वास है, भविष्य में यही फैसला न्यायपालिका इनके विरोध में दे तो दूसरे दिन का सामना अखबार और सुर्खियों में इनके नेता क्या दलील देते वह आप सुनिए। तो इसलिए जैसे चित भी मेरी पढ़ भी मेरी, इस प्रकार से नहीं होता। न्यायपालिका पे, अपने देश की जो अलग अलग जांच एजेंसीज है, सब पे विश्वास रखना होगा।
जो चुनाव आयोग के बारे में इन्होंने गंभीर बातें करी है, हाँ, उन बातों का क्या? अब तक कौन सा इन्होंने सबूत दिया है? किस बात की पुष्टि करी है इन्होंने? ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं दुबे जी। इसके बाद में राधिका जी आपके पास फौरन आ रही हूँ, आपके पास भी राहुल जी आ रही अंजना जी, नहीं, दुबे अंजना साहब जी। एक सेकंड सर। चुनाव आयोग को तो आपने क्या नहीं कहा है? बीते दिन 2-3 दिन से हम लोग टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, सब कुछ आपने कह दिया, भला बुरा जितना कहा जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला दे तो आज जो न्याय देवता कह रहे हैं, देवता ही बने रहेंगे या फिर वो कह रहे हैं कि आप फिर तलवारें वहां भी खींच देंगे? अंजना जी, सबसे पहले मेरे बड़े भाई राम कदम जी की बात का जवाब देता हूं। वो कह रहे हैं कि उनको मेरिट नहीं। यदि हमारे केस में मेरिट नहीं होता तब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हमें हाई कोर्ट भेज देते, अपने पास आने नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि इतनी बड़ी पंचायत करेंगे कि आइए 2 दिन में आपकी बात सुने। उनको मेरिट लगा, उनको लगा कि किसी पर अन्याय हो रहा है, ठीक है, स्टे दे देते तो 4 गुना ज्यादा खुशी होती, लेकिन स्टे नहीं दिया है। लेकिन उम्मीद है कि अब फैसला ही हमारे पक्ष में होगा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैं आज स्पष्ट कर दूं, हम सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने नतमस्तक होते हैं। जो भी फैसला आदरणीय सुप्रीम कोर्ट देंगे वो हमें मान्य होगा, वो हमें मान्य होगा। और हम अंतिम सांस तक सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझाने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि आप हमारी बात समझिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कोई महाशक्ति है जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सभी छोटी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को धराशायी करना चाहती है। उसके तहत ये षड्यंत्र रचा गया कि हमारी पार्टी, हमारे नाम को छीना गया है। ये बलजबरी छीनने का जो षड्यंत्र हुआ है, ये बात हम सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम समझाने में कामयाब होंगे। ठीक है, उद्धव गुट की जो बड़ी बातें थी मैं जवाब ले रही हूं। एक बार फुल फ्रेम ग्राफिक जरा दिखा दीजिए, अपने दर्शकों को भी समझा दें कि उद्धव ठाकरे जब सुप्रीम कोर्ट गए चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ, तो मुख्य दलीलें उनकी तरफ से क्या दी जा रही थी। सबसे पहले शिवसेना विवाद पर आयोग का जो 78 पेज का आदेश है, वो चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो हम आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं, पार्टी के 76% वोट हैं। आंतरिक लोकतंत्र को कोट किया गया। पार्टी की जो आंतरिक लोकतंत्र है, उद्धव गुट के पास सिर्फ 15 विधायक हैं, 14% वोट उनकी तरफ है। पार्टी संविधान में 2018 का संशोधन नामंजूर करते हुए ये आयोग ने अपनी तरफ से बात कही थी। 99 में भी पार्टी में जो हुआ था वो। अब उद्धव गुट की अर्जी सुनिए। चुनाव आयोग ने खुद मान लिया है कि विधायकों के साथ पार्टी भी बट गई है। पार्टी की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा के 200 में से 160 सदस्य उद्धव ठाकरे, जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ये हिस्सा है पार्टी का। अयोग्यता केस के आरोपी विधायकों के बारे में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की आयोग ने अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से मामला लंबित चल रहा था, तो उसके बीच में ही यह फैसला क्यों चुनाव आयोग का आ गया। पार्टी संविधान में 2018 के संशोधन के अलोकतांत्रिक ठहरा देना गलत है, ये उद्धव ठाकरे की अर्जी है, जिसको चुनाव आयोग ने कोट किया था। पार्टी की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा के 200 में से 160 सदस्य उद्धव ठाकरे के साथ है। यही तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन राधिका खेरा जी, सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस और उन पर सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठाती रही है। चुनाव आयोग को तो खरी खोटी सुना ही रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ किस तरह की निगाहें हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की? क्या उसका जो भी फैसला आता है वो मंजूर होगा? स्टे लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया है। राधिका जी। अंजना जी, बहुत दुख की बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज उसकी ये हालत हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश का है वो सिर्फ सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। आज ये शिवसेना के साथ हो रहा है, कल किसी और पार्टी के साथ होगा। लेकिन ये जो पार्टी सत्ता में अभी बैठी हुई है, ये बार बार ये भूल जाती है कि सत्ता की जो सीट है और जो इनकी कुर्सी है, ये परमानेंट नहीं है। आज ये है, कल कोई और आएगा। और ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाली सरकारों के लिए। क्या सरकारों को देश के हित के लिए काम करना है कि बाकी पार्टियों को और लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करना है? हमारे देश में बहुत गंभीर समस्या है जिसपे हमारी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उनका ध्यान कहाँ जा रहा है? कभी एमएलए खरीदने पर, कभी दूसरी पार्टियों को खत्म करने पर। इतनी दुश्मनी, इतना बदलापन आ गया है हमारी सरकार के अंदर कि क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन पाई और शिवसेना उनसे अलग हो गई, तो आज अब उन शिवसेना को खत्म करने चलेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि कल को ये चीज उनके साथ भी होगी, क्योंकि एक बहुत गलत, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या देश के लोग इसीलिए वोट देते हैं कि बाद में आके कोई सरकार आए और ऐसे इस तरीके से तानाशाही तरीके से काम करे? अब बार बार कांग्रेस पे ये सवाल उठाते थे कि हमने इमरजेंसी लगा दी, पर ये तो इमरजेंसी से भी बदतर सिचुएशन हो रखी है।
लेकिन और ऐसा बहुत ही बुरा राधिका है। जी आम एक जनता सवाल क्या आपसे सोच रही होगी? हिस्टोरिकल क्या इस समय- कॉन्टेक्स्ट में पूछती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी पहली बार टूटी है। एकनाथ शिंदे ने किया या बिल्कुल। बीजेपी ने किया? आपकी पार्टी से निकल कर शरद पवार बने, ममता बनर्जी बनी, अनेकों ऐसे नेता अगर आप देखें तो 6-7 दशकों में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी पार्टी सब मोदी करा रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, अलग हुई, पर क्या कल को कहीं पे किसी स्टेट में पार्टी टूट के जाएगी बीजेपी की, तो पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन उनको दे देगी। अगर कहीं पे कल को अगर नाराज हो गए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पहले भी फोन ऑफ कर दिए थे जब सरकार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, फिर उन्होंने कर दिया, तो क्या बीजेपी उनको सौंप देंगे? 10th शेड्यूल के अगेंस्ट जाकर आप चलिए इस बात को कहते हैं कि आप अगर देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, तो आप ये भी तो देखिए कि कितने एमएलसी, कितने राज्यसभा सांसद सारे के सारे उद्धव जी के साथ हैं। और सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में जो संगठन है वो भी उनके साथ है। अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के कुछ सदस्य इधर हुए हैं, तो क्या पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन उनको पूरी पार्टी सौंप देगी? ठीक है, ऐसे ही कर दीजिएगा जब हेमंत बिस्वा शर्मा को आप नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, राम कदम जी मैं आ रही हूँ। ठीक है, आपने जो कहा है उसका जवाब लेते हैं। ओरिजिनल पार्टी ही सौंप देना बागियों को, ये आपकी शह में हो रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास राम कदम जी, आप ही को जवाब देना है। साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहिल मुंबई से अपडेट दे रहे हैं। साहिल जल्दी से बजाइए। और बजट सत्र की आप बात कर रहे थे, 3 लाइनों में अगर हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या हो सकता है। 2 सप्ताह का हालांकि वक्त है, 9 मार्च को होना है बजट, अगर मैं सही हूं तो पेश होना है, ऐसे में टाइम है अभी। देखिए टाइम तो है, लेकिन सबसे पहले जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो कह रहे थे कि सदन के अंदर क्या होगा इसका फैसला मैं करूंगा, कोर्ट मुझे नहीं बता सकता कि मुझे अंदर किसके बारे में क्या फैसला लेना है। लेकिन एक बात साफ है कि शिंदे गुट की तरफ से साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया है कि हम कोई भी व्हिप जारी नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उनका पालन करना पड़ेगा। व्हिप इसमें शायद आदित्य ठाकरे और जो बाकी 14 विधायक है उनके लिए जारी नहीं होगा। लेकिन एक अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल को कि आपको तुरंत स्टे क्यों चाहिए, क्या आपको कोई प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट के बारे में आपको कुछ दिक्कतें हैं? तो उस पर सिब्बल ने कहा कि नहीं, वो पूरी पार्टी टेक ओवर कर रहे हैं, पार्टी के दफ्तर टेक ओवर कर रहे हैं। तो उस पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तो वो सारा सब कुछ ले ही चुके हैं, तो अब हम उसको स्टे नहीं लगा सकते जब तक उनके तरफ से कोई इस पर अपनी भूमिका नहीं रखी जाती, इलेक्शन कमीशन और शिंदे गुट की तरफ से, तब तक हम लोग कोई स्टे नहीं लगा सकते, उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते। लेकिन जो बीच में आप एक सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में थे, आपने संजय को भी पूछा था। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इसमें इस बात को लेकर है कि जिस आधार पे सादिक अली जजमेंट के आधार पे इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है, यहां पर एक ट्रिपल टेस्ट लगाई है कि पार्टी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कौन सा गुड ज्यादा तरीके से लगा सकता है, नंबर 2 पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ किसके फेवर में है, और नंबर 3 पार्टी का जीत के आया हुआ विधायक दल या लोकसभा सांसद वो किसके साथ में है। ये ट्रिपल टेस्ट लगाया गया। उसमें से पहला टेस्ट एम एंड जो पार्टी के एम्स हैं उसके बारे में पूछा गया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई भी गुट ये हमारा समाधान नहीं कर पाया कि पार्टी के एम्स या उद्देश्य जो है वो दोनों में से कोई गुट संभाल रहा है, तो इसके लिए हम उस पर नहीं जाना चाहते। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पे इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जो शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करके, अमेंडमेंट करके पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जो ओवर रीचिंग पावर्स दिए गए थे, वो जो अधिकार दिए गए थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने कई सारे लोगों का चयन वहां पर किया हुआ है, इसके वजह से पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो भी हम नहीं देखना चाहते। और आखिर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर फैसला लिया है कि पार्टी के विधायक और सांसद किसके फेवर में ज्यादा है। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि सादिक अली जजमेंट जब आया था, जब कांग्रेस के बारे में यह फैसला हुआ था, तब सबसे बड़ी बात नहीं थी कि देश में एंटी डिफेक्शन कानून नहीं था। शेड्यूल 10 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जिसके तहत अगर पार्टी में विधायक दल में कोई अगर टकराव होता है, पार्टी का विधायक दल टूटता है, तो 2/3 विधायक जिसके साथ में वो किसी और पार्टी में मर्ज होने चाहिए। ये चीज नहीं थी जो 2003 में वाजपेयी सरकार के समय आई थी। इसके लिए सादिक अली जजमेंट को शिवसेना के विवाद में लाना ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। एक छोटा सा सवाल है साहिल, सुनेगा नहीं सुनेगा वो हमें 2 हफ्ते के बाद देखना होगा। छोटा सा सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जब आपने बताया कि चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया कि आपको कुछ अर्जेंसी है, जब ये सवाल पूछा गया तो चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया है कि वो तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको पार्टी दी गई है, और जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ली एकनाथ शिंदे ने, साहिल, और उनको नेता भी चुन लिया गया वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उसका हिस्सा है, चुनाव आयोग के फैसले से हो रहा है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये एक बड़ा संकेत है
कि चुनाव आयोग के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करना चाहेगा? देखिए, अब तक जहां हमने देखा हुआ है कि चुनाव आयोग के फैसले में कभी कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन ये वाला जो मामला है ये पूरी तरीके से अलग तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ होते हुए भी चुनाव आयोग सिर्फ उसी के आधार पर फैसला ले रहा है। तो यह कानूनी झगड़ा हो रहा है। आमतौर पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना को हाईकोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटीशन यानी हाईकोर्ट पे जाए बिना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन अलाउ किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगता है कि सुनना चाहता है कि उद्धव ठाकरे गुट, शिंदे गुट और इलेक्शन कमीशन इस मामले में क्या फैसला देना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने चल रही सुनवाई और ये वाली सुनवाई, ये दोनों भारत में इसके आगे जो भी टूट होगी, जो भी इस तरीके के मामले होंगे, उसका सबका भविष्य तय करने वाले हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इस पूरे मामले। बिल्कुल। और साहिल, यहां से एक नई कहानी एक तरह से शुरू होगी, एक नया तरीका शुरू होगा। राधिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और यही मुद्दा वो उठा रही थी। राहुल जी, आप शिंदे गुट के हैं, आपके लिए आज मुस्कुराने की वजह, हालांकि 2 हफ्ते में आपको भी कोर्ट में बताना है क्या हुआ, कैसे किया। अब बार बार राम कदम जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बाला साहब ठाकरे का ईश्वरीय दंड है। ईश्वरीय दंड है या बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जॉइंट स्टंट है? अंजना जी, मैं पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ वो शिंदे गुट का प्रवक्ता नहीं। मैं जो चुनाव आयोग ने जो आवाज ही कट गई। राम कदम जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए, आप ही के शब्द हैं। तो सीधा आरोप जो लग रहा है वो यही है कि ये बीजेपी शिंदे का जॉइंट स्टंट है। देखिए, हम ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं, इस कारण ईश्वरीय दंड को भी हमें मानना होगा। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस समय श्रीमान उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, 12 करोड़ लोगों के दायित्व का निर्वहन उन्हें करना था। यह व्यक्ति केवल मंत्रालय में अपने दफ्तर में 2 बार गए, उसमें भी आधे घंटे के ऊपर उन्होंने समय नहीं निकाला। उनके खुद के मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि वे जब मुख्यमंत्री थे हमको समय नहीं दे रहे थे। जो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को समय नहीं देता, जिस मुख्यमंत्री को विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं है, तो जनता के हितों में क्या करेगा? ये पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु, जिन विचारों पर बाला साहब ने शिवसेना आरंभ करी थी और बाला साहब ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने की बारी आएगी तो मैं मेरे दल को बंद करना पसंद करूंगा, पर कांग्रेस के गोद में जाकर नहीं बैठूंगा। उनके सुपुत्र ने वही किया। उनके विरोध में जाकर के, बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी करके वे कांग्रेस और शरद पवार की गोद में जाकर के बैठे। तो निश्चित रूप से ये ईश्वरीय दंड है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी को दिया हुआ आशीर्वाद है। ठीक है, जवाब दीजिए सत्ता के, जवाब दीजिए। कमजोर पड़े उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे उनकी नाक के नीचे क्या कर रहे थे यही उनको नहीं पता था? नहीं कैसे पता चलेगा? ये बार बार कह रहे हैं ईश्वरीय दंड है। मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, अंजना जी इन्हें शांत कराइए। ये बार बार कह रहे हैं कि ईश्वरीय दंड है, तो श्री राम भगवान ने तो राजपाट छोड़कर वन में जो एक विचड़े थे, तो क्या वो ईश्वरीय दंड था? नहीं, समय परीक्षा लेता है, समय परीक्षा लेता है। जब समय परीक्षा लेता है तो राजा विक्रमादित्य को भी उस समय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर श्री उद्धव ठाकरे जी की परीक्षा हो रही है। सत्य को परेशान किया जा सकता है महाशक्ति द्वारा, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस देश में जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। राम कदम जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। राम कदम जी आपकी बारी में मैंने नहीं बोला था, या तो आप बोलेंगे तो फिर मैं चिल्लाऊंगा। मेरा ये कहना है अंजना जी कि जब तक इस देश में न्याय देवता जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अन्याय नहीं होगा। ठीक है, समय जरूर लग रहा है, आज स्टे नहीं मिला। लेकिन दुबे जी, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो अपनी कमजोरियों को स्वीकारने को तैयार नहीं होती है। इससे सबको सजग रहना चाहिए। बीजेपी और बीजेपी पर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो नया नहीं है। ऐसे में जब इस तरह की स्थिति है तमाम पार्टियों के, और आपने कुछ ही देर पहले देखा था अजीत पवार, सोचिए शरद पवार, और जाकर अजीत पवार ने उनके साथ शपथ ले ली थी।
देवेंद्र अंजना फडणवीस जी, के साथ? बहुत सही सवाल आप है। अपने पार्टी नेता टूटती- आप अपने नेता और नेताओं की कमजोरियों पर भी तो नजर डालिए। अंजना अरे जी, 2 मजबूत मिनट बोलने नेतृत्व दीजिए। चाहिए होता है सर, जिसका इकबाल हो, 2 जिसकी मिनट बात दीजिए। पर, जिसका वचन शासन हो। लेकिन यहाँ पर 2 तो मिनट। उनकी कमजोरियां रही, उनकी 2 मिनट दीजिए, उनकी 2 मिनट। अनुपस्थिति रही मिस्टर ठाकरे की, 2 जिसकी मिनट। वजह से ये नौबत आई। हर पार्टी से नेता छोड़कर जाते हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को भी छोड़कर राज ठाकरे जी, छगन भुजबल जी, गणेश नायक जी, नारायण राणे जी गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नेतृत्व कुशल नहीं है। लोग जाते हैं, अपनी लालच में जाते हैं, किसी बात से चिढ़ कर जाते हैं, यही हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि यदि कोई नेता टूट कर जाता है और वो कहता है कि पार्टी ही मेरी है, ये भारत नहीं विश्व के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हो गया है। आप मुंबई अपने रिपोर्टर से पूछिए, लोग सड़कों पर बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा अन्याय, क्योंकि 92-93 का समय सबने शिवसेना को बड़े प्रिय, बड़े नजदीक से देखा है। तो लोग कहते हैं कि यार ये पार्टी को ऐसे साथ कर सकते हैं, तो आम आदमी के साथ ये लोग क्या करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आदरणीय ने हमें एक मौका दिया है, 15 दिन में एक जवाब तलब किया है कि आप वापस इस पर बहस करिए और उसमें चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया है कि आपने ये जो निर्णय दिया इस पर भी अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 15 दिन के बाद जब खेल शुरू होगा तो खेल हम जीतेंगे। खेल शुरू होगा। चलिए, राजनीतिक खेल तो खेल ही सही, लेकिन राधिका खेड़ा जी, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता ने कहा है कांग्रेस की जमीन बंजर है और हाथ में बेवफाई का खंजर है। जो आप लोग बीजेपी के लिए कह रहे हैं वो याद दिला रहे हैं आपको। कांग्रेस की एक ही पॉलिसी है, परिवार को पावर नहीं तो परेशानी का टावर। सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह, एक एक नेता का उन्होंने नाम लिया है। चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, पीठ में किसने किसके खंजर घोपा था, याद दिला रहे हैं आपको। अंजना जी, मुख्तार अब्बास जी की तो बात उनकी पार्टी नहीं सुनती है। उनका क्या अस्तित्व पार्टी में रह गया है वो सबको पता है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, पहले अपने लोग तो उनकी सुन ले। दूसरी बात, बोले ना बोले, इतिहास बोल रहा है। बिल्कुल, दूसरी बात यहाँ पे चर्चा रही है। हाँ। यहाँ पे बोला जा रहा था कि मैं सुन रही थी कि बाला साहब जी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाने को। तो क्या ये जो शिंदे साहब है ये 2 साल और 214 दिन इंतजार करे तब उनको याद नहीं आए? 2 साल 214 दिन पहले याद नहीं आए उनको बाला साहब जी के शब्द? इतना समय लग गया। और जो एक खंजर उन्होंने घोपा है, क्या बाला साहब ठाकरे जी ने ये सिखाया था कि अपने ही लोगों की पीठ के पीछे खंजर ढोपे? तो ये किस तरीके की इतनी ज्यादा ये जो बात बोली जा रही है, बाला साहब जी के बारे में बोल रहे हैं, ये तो शिवसेना के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन इससे ज्यादा आप बाला साहब जी का निरादर क्या करेंगे? पहले तो आपको 2 साल और 214 दिन लग गई ये रियलाइज करने में कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद आपने अपने ही साथियों के पीठ पे छुरा भोग दिया। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता का लालच था। नहीं बनते ना मुख्यमंत्री, पहले छोड़ते पार्टी। और इस तरीके के थे बाला साहब ठाकरे जी ने ये तो नहीं सिखाया था जो शिंदे का गुट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। मैं फिर बोलूंगी, अगर उनको इतना था तो आप ज्वाइन कर चुके हैं, दूसरा सिंबल लेके करते सेवा जनता की। क्या दिक्कत थी? जब आपने तोड़ ही लिए, लेजिस्लेटर्स आपके साथ है, आप क्यों बार बार वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते हैं? राधिका जी, इसका जवाब तो बहुत सिंपल है। मैं नहीं मानती। वो मानते हैं कि सुनिए ना, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बाला साहब की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को डाइल्यूट कर दिया। उसका डाइल्यूशन हो गया। कह रही हूँ 2 साल और 214 दिन लगे समझने में ये बात। राम कदम जी, जो एक बात आपके बिल्कुल ही खिलाफ जाती है और उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती है, वो ये है कि जो 14 या विधायक उनके हैं उन पर व्हिप जारी होगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उन्होंने सीधा ऑर्डर पास किया है कि व्हिप उनके लिए लागू नहीं होगा। तो ऐसे में उनको तो फायदा मिल ही रहा है, उनका मामला इंटैक्ट चल रहा है। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है हाँ, कि 90% से अधिक जो चुने हुए बाशिंदे हैं वे सारे श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ आ गए। अब जो बचे कुचे भी है वे भी किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे जी के साथ जो असली शिवसेना है उसमें आएंगे। इसलिए व्हिप जारी करना, ये इफ एंड बट वाली बातें वर्तमान सरकार के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और आंकड़ा हमारे पास है, बहुमत में हम सरकार चला रहे हैं, लोगों के अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पुराना मुख्यमंत्री घर के बाहर नहीं निकलता था, लोगों से नहीं मिलता था। अब के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। पर यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को और आनंद दुबे जी को मैं कहना चाहता हूँ कि मान लिया चलो सांसद विधायक कैसे फूटे क्या फूटे, हर एक के मन में अलग अलग विचार होंगे।
पर क्या किसी व्यक्ति के घर के नौकर चाकर जिन्होंने बाला साहब की सेवा की, वो सेवक वो उद्धव ठाकरे जी को क्यों छोड़ के चला गया? उनका सगा खून का भाई रिश्तेदार वो क्यों छोड़ के चला गया? उनके स्वर्गीय भाई की पत्नी भाभी जी, उनका पूरा परिवार राम कदम जी क्यों छोड़ के चला गया? ना एक यहाँ पर ये फैमिली की बात करेंगे। अंजना जी, ना 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 मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। केवल 10 सेकंड देना, केवल 10 सेकंड देना, केवल 10 सेकंड देना, अन्यथा मेरी बात को आप अलग चलोगे। मेरा बोलने का मतलब यह है, जब नौकर चाकर से लेके रिश्तेदारों से लेके विधायक, सांसद, मंत्री सारे लोग छोड़ चले जाते हैं, उसके बाद तो चिंतन की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार करो। हमेशा भाजपा भाजपा ऐसे आप ठीक है, दुबे जी इसका जवाब दीजिएगा। साहिल से मुझे एक कमेंट जल्दी से लेना है। साहिल, ये जो विप जारी नहीं होगा डिस्क्वालिफिकेशन का उनके विधायकों के, उद्धव ठाकरे गुट के लिए, जिसका आप पहले भी जिक्र करते, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को 2-3 लाइन में जरा समझा दीजिए। बजट पर इसका क्या असर होगा? जो वित्त विधेयक आएगा उस पर क्या फॉल आउट हो सकता है? देखिए, आंकड़ों की संख्या अगर हम देखें बात तो शिंदे और फडणवीस सरकार को कोई भी खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड बहुमत है। शिंदे के 40 और उसके साथ में 10 निर्दलीय विधायक उनके साथ है। बीजेपी के अपने 106 यानी 150 के ऊपर विधायक वैसे ही उनके साथ में है। तो ये 14 विधायक उनके पक्ष में वोट डाले, अगेंस्ट में वोट डाले, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुमत का सवाल नहीं है, लेकिन आदित्य ठाकरे से लेकर जो बाकी विधायक जो उद्धव ठाकरे के गुट में है, उनको व्हिप जारी करके उनकी दिक्कतें बढ़ सकती थी, वो शायद कुछ समय के लिए टल गई है। हालांकि 2 हफ्ते के बाद जब बहस होगी, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं माना जो भी होगा उस पर आगे चीजें निर्भर होगी। लेकिन कुल मिलाकर कम से कम बजट सेशन में आदित्य ठाकरे और बाकी जो उद्धव ठाकरे गुट के विधायक है, उन पर ये दबाव नहीं होगा कि वो किसी पक्ष पे वोट डाले, क्योंकि तब तक उनके खिलाफ व्हिप नहीं होगा। हालांकि बाकी कोई बनी बिल हो या बाकी सारी चीजें हो, उस पर कोई असर पड़ेगा ये कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि संख्या पूरी तरीके से शिंदे और फडणवीस उनके पक्ष में है। ठीक है, जल्दी से अब आपका कमेंट ले लेते हैं इस पर। आनंद दुबे जी, राम कदम जी का तर्क कितना हास्यास्पद है। अरे भाई, हमारे भारत में हमने देखा है लोकतंत्र में चाचा भतीजे के सामने चुनाव लड़ते हैं, भाई भाई का नहीं जमता है। अब बताइए, कह रहे हैं कि उनको लोग के, उनके परिवार के लोग, उनके नौकर चाकर छोड़ के जा रहे हैं। अरे ऐसे तो लाखों उदाहरण है। अब चूंकि मैं उस लेवल पे जाके उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में क्या हो रहा है ना, उसका भी दे सकता हूं। लेकिन आज का ये मुद्दा नहीं है, आज का ये मुद्दा नहीं है। लेकिन इनसे कहिए कि तर्क दें, तो कम से कम उचित हो तर्क। प्लीज टॉपिक पे रहिए, प्लीज। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। प्लीज बहस का स्तर मत गिराइए। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, वापस टॉपिक पे रहिए। और मिस्टर दुबे, आपसे मेरा यही प्रश्न है कि देखिए, अब तो ये आर पार की लड़ाई है आपके लिए, अब तो आर पार की लड़ाई है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से शिंदे साहब को सौंप दिया है। कोर्ट से ही आखिरी आपको उम्मीद है, लेकिन शुरुआती झटका है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह कमेंट किया है, अगर जो साहिल ने मुझे बताया और मैं वहीं से कोट कर रही हूं, कि चुनाव आयोग का फैसला आया है और उस पर है, अब उनका जवाब आएगा तभी हम कुछ उस पर कर सकते हैं। अंजना जी, शुरुआती झटका तो शुक्रवार की संध्या काल को मिला था। आज तो थोड़ा सा राहत मिला है, आज थोड़ा सा मलहम लगा है हमारे जख्म पर, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, आइए हम आपकी बात सुनते हैं। यही बहुत बड़ी राहत है। नहीं तो किसके पास जाते? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम स्वायत्त संस्था है, हमने जो निर्णय दे दिया वो पूरी दुनिया में अंतिम निर्णय होगा। लेकिन शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ठीक है थोड़ी ही राहत सही, लेकिन एक शुरुआत कर दी है। और पूर्ण उम्मीद है कि जब ये 15 दिनों में इस कागज पत्र जमा होंगे और सुप्रीम कोर्ट को इस संज्ञान होगा कि कहां न्याय है कहां अन्याय है, तो अपने विवेक और बुद्धि से फैसला देंगे, वो उचित न्याय करेंगे और उस समय हम उस न्याय को मानेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और असत्य पराजित होगा, और यही हम चाहते थे और यही देश की जनता चाहती है। उसके बाद अब जनता की अदालत में हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जल्दी से कमेंट लेते हैं। ईश्वरीय दंड वो उसे कह रहे हैं, लेकिन लोढ़े साहब, विपक्ष का पूरा एक साथ यह आरोप है कि ये बीजेपी और मिस्टर शिंदे का स्टंट है। देखिए आनंद दुबे जी, यहाँ पे जो कह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे जो बयान, इनकी आवाज बार बार ईश्वर ने काट दी है, इनकी आवाज को ईश्वर दंड दे रहा है। सर, बार बार आपकी आवाज कट जा रही है और इसमें हम लोगों की कोई साजिश नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपका लिंक जैसे ही आप बोलने लगते हैं फिर कट जाता है, ब्लैक हो गया है। और ये आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे को, जिस शख्स ने 6 दशक के बाद ठाकरे परिवार से ही शिवसेना को छीन लिया। चुनाव आयोग का फैसला आ गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है
और वहीं पर 2 हफ्ते में सुनवाई होनी है। राधिका खेड़ा जी, आप अपनी बात अब कह सकती हैं। राधिका जी भी अब हमारे साथ नहीं है, जल्दी से मिस्टर राम कदम जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल, मिस्टर हाँ, दुबे की बात। देखिए यहाँ पर ये जो कह रहा था, मैं किसी परिवार के व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करनी, पर जब सारे के सारे लोग छोड़ चले जाते हैं तो वह समय चिंतन का होता है, वह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं होता। और वर्तमान हालात में यह इनको स्वीकार करना होगा कि एकनाथ शिंदे जी के साथ इतनी बड़ी संख्या सत्ता होते हुए मंत्री पद त्याग करके क्यों गई। पर राम कदम जी, एक बात जो उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव का सामना कीजिए। आप जो इतना बड़ा आपने उलटफेर कर दिया, चुनाव का सामना कीजिए। बिल्कुल करेंगे, जब चुनाव का समय आएगा तब चुनाव का सामना करेंगे। कौन डर रहा है? इनके पास गिन चुन करके इनकी डिक्शनरी बड़ी लिमिटेड है। मर्द, नामर्द, गद्दार, ये 4-5 शब्द है, और चुनाव का सामना कीजिए ऐसे 10-20 शब्द है। ये छोड़ करके इनकी गाड़ी, इनकी रिकॉर्ड आगे नहीं बढ़ती। जब चुनाव आएंगे तब करेंगे सामना। अंजना जी, समाप्त हो रहा है। मिस्टर दुबे, एक लाइन। अंजना जी, सिर्फ एक लाइन। महानगर पालिका का चुनाव पिछले 1 साल से लंबित है। हिम्मत है तो 15 दिन में उसका निर्णय करें, चुनाव में आइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो मर्द है, ये सब मत बोला कीजिए सर। कोई मर्द होना कोई ताकत की पहचान नहीं है। एक तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से हर नेता को बचना चाहिए। ये मैं किसी के खिलाफ कोई कटुता की वजह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मर्द है तो दिखाओ। मर्द क्या होता है सर? व्हाट इज मर्द? है मर्द कोई ताकत की पहचान थोड़ी है। हिम्मत है तो आप चुनाव में आइए। साहिल, आखिरी कमेंट, मामला किधर जा रहा है? मामला तो काफी टफ है उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात करें, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था उस तरीके से बातें हुई है। और इसका सबसे बड़ा असर उन्हें तब होगा कि जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे। कई सारे फेंस सिटर्स लोग होते हैं, क्योंकि मामला बदल गया है, राजनीति बदल गई है। कई सारे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद वो सोच सकते हैं कि वो ज्यादा आसान रहेगा कि पार्टी। ठीक है, ठीक है। आप भी बता रहे हैं चुनौतियां बड़ी हैं और मामला, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। एकनाथ शिंदे के लिए शुरुआती ये बड़ी जीत कही जा सकती है, लेकिन अभी तो लंबित है मामला। 2 हफ्ते के बाद दोनों जवाब देंगे, फिर मामले की सुनवाई आगे होगी। हमारी नजर बनी रहेगी। जो सवाल हमने आज जंगल में आपसे पूछा था कि क्या शिवसेना पर वापस पाने की जो कानूनी लड़ाई है उसे उद्धव ठाकरे जीत पाएंगे? देश में हाँ कहने वाले 12% हैं, वहीं जवाब देने वाले में से 88% कहते हैं नहीं। देखते रहिए आज तक।